नमो नमः विद्यार्थिनः, अहम पेमा रामा है। कृष्ण अकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। कल हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा था और आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। मंगलाचरण। ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। सर्वेभ्यो नमो नमः। एक बार फिर से आपका इस कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रीट संस्कृत की रीट संस्कृत में व्यंजन संधि पढ़ने वाले हैं। व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में जैसे हमने स्वर संधि में स्वरों का विश्लेषण करके पढ़ा था कि केवल स्वरों का काम है, तो ऐसे ही व्यंजन संधि में केवल व्यंजन वर्णों का काम है। तो व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं, वहीं से अपनी बात शुरू करते हैं। लिख लेते हैं एक बार हम कि व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं। क, ख, ग, घ, ङ। च, छ, ज, झ, ञ। फिर त, थ, द, ध और न। अच्छा, पहले ट आना चाहिए था ना। ओह, चूक गए सर, आप बैठे बैठे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, चूक गए तो वैसे ध्यान में तो आ गया नहीं, ये बाद में आना चाहिए। तो मैं अब ट को अब ले लेता हूँ। ट, ठ, ड, ढ और ण। फिर प, फ, ब, भ और म। ठीक है। अब जो गलती अपन से हुई उस पे अपन गोला कर लेते हैं। चलो, उसके बाद में आता है म के बाद में आता है य, र, ल, व, जो हम स्वर संधि में पढ़ चुके हैं। मैं उनकी बात अब नहीं करूंगा। फिर बचा अपना ऊष्म वर्ण श, श, श है। तो मैं उच्चारण स्थान के हिसाब से इनके साथ में लिख देता हूं कि इस श का उच्चारण स्थान यहां होता है, इसलिए मैंने इस वर्ग के साथ लिख दिया। शकार का उच्चारण तक त वर्ग के साथ होता है और इस शकार का उच्चारण ट वर्ग के साथ होता है, इसलिए मैंने लिख दिया। और ये है इस तरफ मैंने लिख दिया। अब बचा एक अनुस्वार, जो हम इसी संधि के साथ में उसको पढ़ने वाले हैं। जब मैंने सारे स्वरों को छोड़ करके जो स्वरों के साथ व्यंजन पढ़ लिए उनको भी हमने छोड़ दिया है। बाकी मैंने आपके सामने लिखे, कुछ नहीं बस। तो अब इनके माध्यम से हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं कि सबसे पहले तो जो यहां गलती हो गई थी उस पे गोला बना देते हैं कि सर ये आपने गलत लिख दिया, ये नहीं आना चाहिए था, पहले ये आना चाहिए था। तो हमने इसको गोला कर दिया, इसको हाईलाइट कर दिया, थोड़ा सा ये गोला कर दिया। ध्यान में आ रहा है? कादियो मावसाना तक लिख दिया। फिर ये अरलव को मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो स्वरों में पढ़ लिए अपन ने। फिर श को इनके उच्चारण स्थान के हिसाब से लिखा और है को भी उच्चारण स्थान के हिसाब से लिखा। आपने जब प्रयत्न पढ़ा होगा तो ये महाप्राण भी है और घोष भी है। हो, इसमें ज्यादा प्राण खर्च होते हैं। महाप्राण भी है और घोष भी है, इसलिए मैंने इनको चौथे अक्षरों के साथ लिखा। एक और चीज मैं बता देता हूं कि ये पहला अक्षर है, ये दूसरा है सभी वर्गों का, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। ठीक है, ये नाम आपको पते थे मैंने, और आप थोड़ा सा क्लियर कर दिया। अब आप जानते हैं
कि ये त वर्ग को अपन तू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, च वर्ग को अपन चू बोलते हैं, त वर्ग को अपन तू बोलते हैं, कूचू टू तू पू, जब व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा था उस समय की बात है, और ट वर्ग को हम टू बोलते हैं, ध्यान में आ गया होगा आपको, कू चू टू तू पू ऐसा। तो अब ये श और मिला देंगे तो इसको क्या कहेंगे, जब स इसके साथ मिला देंगे तो ये हो जाएगा श और च वर्ग चू, चू हो जाएगा, श और त वर्ग ये तू हो जाएगा, और श और ट वर्ग ये टू हो जाएगा। ध्यान से देखना, समझते रहना, आगे बहुत सरल है, सबसे सरल संधि है व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ये बीच में गोला करा तो हम क्या करते हैं, इनके बीचों बीच एक और गोला कर देते हैं ताकि थोड़ा सा सुंदर दिखे अपन को। ये लो, मैं रेड पेन से इधर भी एक आयत बना देता हूं ताकि प्लस का निशान दिख जाएगा आपको, प्लस का निशान सिंबल दिख रहा है, प्लस का सिंबल, ठीक है। और ऐसे ही गोले कर रहा हूं, कुछ नहीं, जैसे छोटा बच्चा होता है ना गोले करते रहता है, तो एक गोला मैं यहाँ ड्राइंग बना रहा हूं, एक गोला मैं कर देता हूं, यहां भी कर देता हूं, एक आयत में यहां भी बना देता हूं ताकि और अच्छा दिखे, थोड़ा दृश्य सुंदर दिखे। पहले अक्षरों पे गोला कर दिया, एक बीच में गोला कर दिया, इधर भी दो दो वर्ग नीचे छोड़े, दो वर्ग ऊपर छोड़े, अंतिम वर्ग पे भी मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा आयत बना रहा हूं, देखो, ठीक है। अब इन सब के मैं आपको थोड़े थोड़े नाम वापस ध्यान में ला देता हूं। व्यंजनों का जब वर्गीकरण पढ़ा था उस समय हमने 33 व्यंजनों का पूरा वर्गीकरण पूरा नाम सहित पढ़ा था, वापस बता देता हूं। ये पहला अक्षर है सभी वर्गों का, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा और पांचवा। पहला जो पहले अक्षर होते हैं, इन श सहित इनको बोलते हैं चर, बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, प्रत्याहार की भाषा में मैं इनको इनके नाम बता रहा हूं। चर माने क, च, ट, त, प और श, इन सबको मिलाकर के चर बोलते हैं मित्रों। इस जो तीसरे वर्ण है, इन सबको तीसरे वर्णों को अपन बोलते हैं जस, क्या बोलते हैं, जस बोलते हैं। जबरदस्त वाला जो सूत्र है वो वहां से हमने जस उठाया। इन जो पांचवें अक्षर वाले जो है इनको हम अनुनासिक बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, अनुनासिक है। ये मुख के साथ साथ नासिका से भी इनका उच्चारण होता है, इसलिए अनुनासिक वर्ण है। तो मैं आपको वापस एक बार नाम ध्यान में ले आता हूं। पहला, तीसरा और पांचवे का मैंने नाम बता दिया और इधर दोनों वर्गों के मैंने नाम बता दिए। अब थोड़ी और प्रक्रिया को आगे बढ़ाते समझते हैं अब इसको अपन। ये जो मैंने बीच में लिखा है गलती नहीं करी, मैंने जानबूझ के इसको बीच में लिखा क्योंकि ये क्या है, लोचदार वर्ग है। ये जो स्तु है ना, ये लोचदार वर्ग है। स्तु ध्यान से समझना, स्तु यानी श, त, थ, द, ध, न। ये जब इसके साथ मिलता है, स्टू के साथ मिलता है तो स्टू में बदल जाता है। जब ये स्टू के साथ मिलता है मित्रों तो ये स्टू में बदल जाता है। ध्यान से समझिए, मैं आगे उदाहरणों में और क्लियर कर दूंगा, एक मैपिंग हो जाएगी आपके पूरे व्यंजन संधि की। जब ये स्टू से मिलता है, यानी जब तलवार लेकर के टमाटर से लड़ने जाता है तो तलवार वाले को झुकना पड़ता है। वो सोचता है कि नहीं यार, मेरे पास हथियार है, तलवार है, इस निहत्थे पे क्या वार करूं, तो वो खुद भी उसके जैसा ही बन जाता है। वो कहावत है ना, लोकोक्ति है कि चौबे जी गए थे 26 जी बनने के लिए, लेकिन दुबे जी बन के रह गए। गया तो बड़ा तलवार लेकर के था, लेकिन जब आकर के ट वर्ग के साथ भिड़ा तो ये खुद भी ट वर्ग बन गया कि नहीं नहीं ये निहत्ता है, इससे क्या लड़ना। तो स्तू जब स्टू के साथ मिलता है, तो मैं शॉर्ट में कहूंगा, स्तू जब स्टू के साथ मिलता है तो स्तू भी स्टू में बदल जाता है। कैसे बदलता है, शकार का शकार, तकार का टकार, थ का ठ, दे का ड, धे का ढ और न का ण। आगे उदाहरण में लेने वाला हूं। जब यही स्तू जब स्टू के साथ मिलता है तो ये किस में बदल जाता है जी, स्टू में बदल जाता है। इसलिए मैंने इसको यहां बीच में लिया, ठीक है। जब ये स्टू में बदलता है तो इसे कहते हैं
जब ये स्तु सकार त वर्ग, जब ये स्तु जब ये स्तु जब स्चू में बदलता है, स्चू में बदलता है तो इसका हो जाता है स्चुत्व, इसका स्चुत्व हो जाता है, इसका हो जाता है स्टुत्व। स्तु जब स्चू में बदलता है तो स्चुत्व, स्टू जब स्टू में बदलता है तो षटुत्व हो जाता है, ष्टुत्व। जैसे व्यक्ति में त्वल प्रत्यय करने पर व्यक्तित्व बनता है, त्व प्रत्यय होता है महत्व, व्यक्तित्व। तो ऐसे ही जब इस तकार का हम बदल करके किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टू में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो होता है उसका ष्टुत्व, ष्टुत्वीकरण, है ना। तो संधि का नाम हो गया ष्टुत्व। जब ष्टुत्व में बदलते हैं तो संधि का नाम हो गया स्चुत्व। ध्यान रखना, बहुत सिंपल से मैं निगमन से आगमन की ओर पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा रीड का लेवल है, आप निगमन से आगमन की ओर भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कोई आगे पढ़ेंगे तो आगमन से निगमन की ओर भी पढ़ेंगे, तो एक मेथड है पढ़ने का। तो ये पहली संधि होगी आपकी स्चुत्व, दूसरी होगी आपकी ष्टुत्व। ठीक है, आराम से, फिर नहीं समझ में आया तो मेरे वीडियो को फिर बैक करके, पॉज करके, रोक करके आराम से समझ लीजिए, अपनी डायरी में लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा 100%। तो स्चुत्व हो गया, ष्टुत्व हो गया। आगे मैं बात करता हूं, जब पहला अक्षर तीसरे अक्षर में बदलता है, 1 का 3 बोलूं मैं ऐसे, 1 का 3 जब पहला तीसरे में बदलता है तो यानी क्या हो रहा है, इस चर का जस हो रहा है, तो तीसरी संधि आपकी क्या हो गई, जसत्व। तीसरी संधि आपकी क्या हो गई, जसत्व। ये तीसरी संधि आपकी हो गई, जसत्व। जब 1 का 3 होता है तो इसे कहते हैं जसत्व। उदाहरण लूंगा, आपको ध्यान समझ अच्छे से समझ लीजिए। एक बार चार्ट को मैं चाहता हूं यहां समझा दूं, फिर अपन एक एक संधि को आगे समझेंगे। जब 1 का 3 बनता है, शॉर्ट में कहूं तो इसको बोलते हैं जसत्व। ठीक है, तीसरी संधि हो गई। इसका उल्टा भी होता है, जब 3 का 1 बनता है, तीसरा अक्षर जब पहले अक्षर में बदलता है तो उसे कहते हैं चरत्व, यानी उसका चरत्व हुआ तो वो संधि कहलाएगी चरत्व। चर बना तो चरत्व संधि हो गई, ये संधि आपकी हो गई चौथी संधि, चौथी व्यंजन संधि हो गई, ये चरत्व हो गई। फिर एक और आगे बढ़ते हैं, जब पहला या तीसरा, जब पहला 5वें में बदलता है या तीसरा भी 5वें में बदलता है, 1 3 का 5, बोलो मेरे साथ, 1 3 का 5, 1 और तीसरा। मैं इनके उदाहरण क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इनके ही उदाहरण ज्यादा मिलते हैं 1 और 3 के, इसलिए कह रहा हूं 1 3। सूत्र तो कुछ अलग है, अभी मैं बताऊंगा। मैं सूत्रों में मेरा अभी मंतव्य वो नहीं है, एक आधार है ताकि आपके पास कुछ आधार तैयार हो जाए। जब हम 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड पढ़ते हैं तब फिर सूत्रों का भी, रीड वाला जो इस क्लास को जो पढ़ रहा है, जो वो सूत्रों से खुद भी पढ़ेगा तो उसको अच्छा महसूस होगा। 1 3 का 5, तो 5वां अक्षर जहां बनता है तो 5वें अक्षरों का नाम अनुनासिक होता है, इसलिए 5वीं संधि आपकी हो गई अनुनासिक संधि। 1 2 3 4 और 5 संधियां के प्रकार मैं आपको बता चुका हूं। फिर आगे देखते हैं, ये जो मकार है, ये जब अनुस्वार में बदलता है तो संधि का नाम क्या हो जाएगा, अनुस्वार संधि। संधि का नाम क्या होगा, अनुस्वार में बदल रहा है, अनुस्वार बन रहा है, इसलिए अनुस्वार संधि हो गई, या आपकी हो गई छठी संधि। अब ये अनुस्वार क्या करता है, वापस पंचमाक्षर में बदलता है। ये अनुस्वार यहां से वापस यमंगणनम में बदलता है, पंचमाक्षर में बदलता है, तब उस समय संधि का नाम होता है पर सवर्ण। पर सवर्ण, पर सवर्ण मैं समझाऊंगा आगे, इसको ध्यान ठीक से समझाऊंगा कि पर सवर्ण कैसे, अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। पर सवर्ण कैसे, जब अनुस्वार ङ, य, न, और म इनमें से किसी भी पंचमाक्षर में बदलता है तो उसको पर सवर्ण करते हैं।
अब आपके मन में ये प्रश्न जिज्ञासा पैदा होती होगी कि सर जब पंचमाक्षर बनता तो अनुनासिक होना चाहिए था ना, पर सवर्ण कैसे हुआ? तो मैं एक उदाहरण थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। जैसे देखिए गम धन गा, ठीक है। अब ये अनुस्वार अभी प्लस के इस तरफ यानी पूर्व में है, और ये रूप कैसे बदलेगा? बाद वाले वर्ग को देख करके अपना रूप में परिवर्तन करता है, इसलिए इसको कहा पर। बाद वाले का सवर्ण होता है, बाद में जो आगे जो वर्ग आ रहा है उस वर्ग के अनुसार खुद को बदल लेता है। अगर क वर्ग आ रहा तो ंग बनता है, च वर्ग आ रहा तो ये बनता है, त वर्ग है तो न, ट वर्ग आ रहा तो न, और प वर्ग आ रहा तो मैं बनता है। इसलिए इसको अपन अनुनासिक का ही भेद है। वैसे तो अनुनासिक पर सवर्ण ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये पर सवर्ण संधि हो गई और शब्द क्या बनेगा? गंगा, ठीक है, ये पर सवर्ण हो गई। अब बचा है जब इन चतुर्थाक्षर में बदलता है तो उसे कहते हैं पूर्व सवर्ण, पूर्व सवर्ण। ये आपकी हो गई 8वीं संधि। 8 संधियां, इस मैंने कुछ नहीं किया, केवल आपके सामने व्यंजन लिखे और व्यंजनों में 8 संधियों को मैंने आपको नामकरण का परिचय करवाया कि संधियां कैसे पहचानते हैं, कैसे हम नामकरण संधियों का करते हैं। 2-3 संधि हम और ले लेते हैं व्यंजन संधियों में। इन सब के अलावा एक संधि होती है 9वीं संधि, स्तु, जिसमें क्या होता है? स्तु यानी विशेष रूप से स्तु में भी क्या? तय और दय, बस। स्तु प्लस लय आता है तो क्या बन जाता है? इस स्तु का भी लय में कन्वर्ट हो जाता है ये, और इधर लय प्लस लय, लय प्लस लय बराबर ऐसे डबल लय हो जाता है, ठीक है। संधि का नाम है लत्व संधि, लत्व, ठीक है, लत्व हो गया। वही है, वही स्तु ही है, स्तु को ही ले रहे हैं। स्तु में ही तैदय का उदाहरण है। अगर लय वर्ण आ जाता है, यर हय जो अपन ने पढ़ा था, यर लय, वो लय अगर आ जाता है तो लत्व संधि होती है। 10वीं संधि होती है जब स्तु के बाद में, स्तु में वही तय या दय विशेष रूप से ले रहा हूं, के बाद में जब श आता है, श, तो इस तय दय का च बन जाता है और इस श का छ बन जाता है। इसे हम कहते हैं छत्व संधि, ठीक है। कई जगह ये जो च है ये इसका नहीं होकर के इसका आगम भी हो जाता है, तो जिसे अपन कहते हैं तुगागम, ठीक है। तो ये 11वां प्रकार ये हो गया। तो हम ये 10 प्रकार की संधियों के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। आप इसको तसल्ली से रिफ्रेश करके माइंड को एक बार खुद रफ कॉपी और पेन लेकर के पूरी व्यंजन को लिख करके आप ऐसे एक बार करेंगे तो जरूर सारा जो खाका है सारा वो पूरी ड्राइंग आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा सारा कि जब स्तु का स्टू होता है, जब ये स्तु तो सचुत्व होता है, स्टू में बदलता है तो स्टुत्व होता है। एक जब 3 में बदलता है तो जसत्व होता है, और जस जब 1 में बदलता है तो चरत्व होता है, और जब 1 और 3 दोनों 5 में बदलते हैं तो अनुनासिक होता है। जब अनुनासिक का 5वां म का अनुस्वार होता है तो अनुस्वार संधि होती है। जब अनुस्वार 5 में बदलता है तो परसवर्ण संधि होती है। जब है घ झ ढ और भ में बदलता है तो पूर्व रूप होती है, और जब डबल ल होता है लत्व होती है। शब्द श जब 6 में बदलता है तो छत्व होती है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले अपन ले रहे हैं सचुत्व संधि। सचुत्व के हम उदाहरण ले रहे हैं। सचुत्व में क्या है, आप थोड़ा सा आंख बंद करके उस पहले जो मैंने जो बताया था स्लाइड उसको पूरा ध्यान में रखिए और आंख बंद करके सोचिए। सचुत्व मतलब स्तु का स्चु में जब बदलता है तो वो होता है। सूत्र क्या होता है, स्तोहो सुचुना सुचु, ऐसा सूत्र होता है। वो ये कहता है कि जब
स्तु, स्तो हो सुचुना सुचु, स्तु जब चू से मिलता है तो क्या हो जाता है, इस तू का भी चू हो जाता है, तब हो जाता है चू प्लस चू, चू प्लस चू हो जाता है। अर्थात कि हमने इस तू को यहां से गायब भी कर दिया और इस पे अपन ने ओवरलैप कर दिया। जैसे अपन होता ना शाला नार की खालो डमक न ओडम जी हाँ, हालांकि वो शालो शालो रहे, खाल ओडे नहार की शार सिंह नहीं हो। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको यहां से हटा करके ओवरलैप कर दिया, इसका भी चू बना दिया, तो चू स्क्वायर हो गया। आइए उदाहरण देखते हैं। शत का जो तय है, ये जो तय है वो स्तु में आता है। स्तु, अब आपको ध्यान रखना है, स्तु कहते ही शय तय थ द ध न, तो ये तय है, स्तु है। और बाद में जो च आ रहा है वो क्या है, स्तु है। स्तु और स्तु मिल गए तो भी इस स्तु का क्या करना है, वो आप क्रम ध्यान रखिएगा क्या करना है। तय है तो तय का क्या करना है, च बनाना है, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथा का चौथा, ऐसा नियम है। अब ये कहां से ध्यान रखना आपको, जो पहले वाली स्लाइड है मैंने एक बार फिर चला देता हूं। देखिए, जब स तय थ द ध न इस श च छ ज ज न के साथ मिलेंगे तो कौन से अक्षर का क्या आदेश होगा, ये ध्यान रखने की बात है। तय जब च से मिलेगा तो च ही हो जाएगा, और तय जब ट से मिलेगा तो ट हो जाएगा, थ जब छ से मिलेगा तो, अब इनमें से कोई किसी से भी मिले लेकिन इनका यही होना है, ये ध्यान रखना। एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार, पांच का पांच, ये विशेष ध्यान रखना। एरो लगा दिए मैंने, यानी पांचवे का पांचवा, चौथे का चौथा, तीसरे का तीसरा, दूसरे का दूसरा, पहले का पहला, ऐसे ही बनने वाला है। और एक और मैं आपको बात कहूं, मजेदार बात, तो आपको ये अनुभव होगा पढ़ते पढ़ते, व्यंजन संधियां पढ़ते पढ़ते, कि जो बाद वाला अक्षर आता है व्यंजन, लगभग उसको देख करके ही आगे वाले वर्ण अपना रूप बदल लेते हैं। कैसे, कोई नियम मुझे नहीं आ रहा है, ये तय है, ये च है, सच्चित, सच्चित, सतचित, सच्चरित्र, सच्चरितम, ऐसे पढ़ूंगा तो बार बार डबल च हो जाएगा, शब्द बनेगा। इसे तय को मैं च में कन्वर्ट करूंगा, स्तुत्व करूंगा, तो क्या हो जाएगा, सच्चरितम, सच्चरितम। सच्चित, ये तय है, स्तु है, ये च है, स्तु है, तो इस तय को बदलना पड़ेगा, और तय का क्या करूंगा, च, तो क्या हो जाएगा, सच्चित। कश्चित, स है, अब ये स किस में बदलेगा, देखिए, श सकार चवर के आ रहा था, इसलिए कश्चित ये इसमें बदल जाएगा, कश्चित। उच्चारणम, उच्चारणम, ये स्तुत्व हो गया। अब देखिए, षटुत्व, षटुत्व कब और कैसे होता है। षटुत्व कब और कैसे होता है, जब स्तु चू से मिलता है, सॉरी, जब स्तु से मिलता है तो दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, बोलो, स्टू प्लस स्टू बन जाते हैं, स्टू प्लस स्टू, यानी स्टू का स्क्वायर हो जाता है। यहां भी हम यह करेंगे, ये स है और ये शेष मिल रहा है, यानी स्तु और स्टू मिल रहा है, तो स्टू स्टू करेंगे तो राम, ये स है तो श का आगे ये श आने से इसका भी ये श करेंगे, रामस, रामष्ठ, ठीक है। षटुत्व हो रहा है इसलिए षटुत्व संधि है। पेशता, अब देखो ये योग है, यहाँ ये फिक्स नहीं है कि ये स्तु पहले होगा या स्तु बाद में होगा, स्तु आगे भी हो सकता है और स्तु पीछे भी हो सकता है। तो यहां इसमें क्या हो रहा है, ये स्तु पीछे आ गया, अब
है यहाँ स्तु, और इधर ये स्तु आगे आ गया, लेकिन बदलना किसको है, हमें स्तु को ही बदलना है। तो ये पेश और इस तय का क्या होगा, तय, और ये आपकी मात्रा पेष्टा, तत टीका, तय, ये स्तु है और ये तय स्तु है। तो तय का क्या करेंगे, तय का टय करेंगे, जब तय टैम के साथ मिलता है तो टय ही बन जाता है। और शब्द बना तट्टिका। उद्दीन है, उद, ये द क्या है, स्तु है, और स्तु का क्या करना है, स्टू में बदलना है। तो तय का स्टू में बदलेंगे तो क्या होगा, तीसरे का तीसरा यानी ड, यानी आगे ड आया तो इसका भी ड, तो उड्डीन है। ये आपकी हो गई ष्टुत्व और ये आपका हो गया स्तुत्व। तीसरा जो नियम पढ़ा था अपन ने, एक का तीन करने वाला, एक का तीन करने वाला यानी जसत्व। इसका सूत्र मैंने बताया था, स्तौ सुचुना सुचु, स्टुना स्टु, और इसमें दो प्रकार के सूत्र होते हैं। ये संधि दो प्रकार से होती है, पद के अंत में होती है और पद के बीच में होती है। तो झलाम झसवंते और झलाम झस झसी, झलाम झस झसी। तो पद के अंत में की मैं बात कर रहा हूं अभी, है ना, कि पद के अंत में कैसे होती है। एक का तीन जब होता है तो उसे जसत्व संधि कहते हैं। तीन को जस बोलते हैं इसलिए जसत्व हो गई। वाक धन ईश, कै का तीसरा अक्षर बोलो क्या होता है, वा, कै का तीसरा कवर का क ख ग, तो ये ग हो गया, ग में ई जोड़ा, वागीश है। तीसरा अक्षर हुआ इस कै का ग हुआ, इसलिए जस्वत्व संधि का उदाहरण हो गया जसत्व। ये च पहला अक्षर है तो इसका तीसरा अक्षर क्या करेंगे, च छ जय, तो अ जय में ए जोड़ा, अजंत है, अजंत है, तो जय अक्षर हो गया, च का जय होने से जसत्व हो गया। जगत धन ईश, तय का तीसरा कौन सा होता है, जगत है द, तो ये द ई जगदीश है, जसत्व हो गया। षट आनन, तो ट का तीसरा होता है ड और आ जोड़ा तो षडानन, जसत्व हो गया। शुप अंत, सुप का तीसरा, पै का तीसरा होता ब और ए जोड़ मिला दिया, ब हो गया सुबंत है। इन सब में तीसरा अक्षर होने की वजह से ये जसत्व हुआ, इसलिए जसत्व संधि के उदाहरण है तीसरा, 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 तीसरा और तीसरा। मैंने सभी वर्गों का एक एक उदाहरण लिया है, बाकी के अभ्यास आप करिएगा। तो चरत्व है। अब तीन का एक उल्टा, चरत्व वाला देखते हैं उल्टा कैसे करेंगे। एक का तीन करा, अब तीन का एक करेंगे वापस। तो देखिए उदाहरण, शत दो और द का तीसरा करना है, तो श द का तीसरा, सॉरी द का पहला करना है, कौन सा होता है त, तो करेंगे सत्कार है। इसमें मैंने आगे वाला कुछ लिखा नहीं, बस पद के अंत में है तो आप तीसरे का एक कर दिए और तीसरे का एक कर दीजिए, एक का तीन कर दीजिए, बस उल्टा सीधा है, कुछ नहीं है। दिग्पाल है तो क्या करूंगा, ग का पहला अक्षर कौन सा होता है कै, तो क्या होगा दिक्पाल है। ये ग तीसरा है, देखो तीसरा, इसका पहला कर रहा हूं, कै आ गया तो ये हो गया दिक्पाल संधि का नाम हो गया चरत्व संधि। सुहृद, द का पहला अक्षर होता है सुहृत, तो सुहृत, सुहृत, सुहृत क्रीडति, सुहृत क्रीडति, सुहृत क्रीडति। शब्द प्लस चित्त, द का पहला अक्षर कौन सा होता है त, तो क्या हो जाएगा ये द का तय हो जाएगा, और तय होने के बाद में फिर क्या हो जाएगा, स्तुत्व लग जाएगा और सत्यचित्त ऐसा बन जाएगा। ये बना सत्य, फिर आगे चित्त, फिर सचुत्व से क्या बनेगा, सच्चित बन जाएगा। क्या बनेगा, सच्चित, सच्चित बन जाएगा। ठीक है, दे का पहला हुआ तो पहले चरत्व कहलाई और फिर चरत्व के बाद में स्तुत्व हो जाता है। ये सामान्य होता रहता है, आगे स्तुत्व और भी होगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं
अनुस्वार, जो पांचवी संधि जो अपनी थी अनुस्वार संधि। तो शचुत्व, षटुत्व, जसत्व और चरत्व, 4 नियम अपन ध्यान में आ गए। 5वां नियम, जब म का अनुस्वार जब होता है तो संधि का नाम अनुस्वार संधि। कैसे देखते हैं, कब होता है, जब म के बाद में कोई व्यंजन आ जाता है। तो मैं इसका थोड़ा सा ट्रिक लिख देता हूं कि म प्लस हल, तो इस म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार, मोनुस्वार है, ऐसा सूत्र है। मोनुस्वार है का मतलब है कि म का अनुस्वार होता है जब आगे व्यंजन होते हैं। देख, ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसको। हरि म, सब में म है, देखिए आप, म है और सब में आगे क्या है, हल वर्ण है, व्यंजन है, तो म का अनुस्वार कर देंगे। बहुत सरल संधि है, बहुत ही सरल है। तो क्या करेंगे, हरीम, अनुस्वार करा, हरीम वंदे, हरि को वंदना करता हूं, हरि की वंदना करता हूं। सत्यम वद, सत्य को बोलो, सत्य बोलो, सत्यम वद। धर्मम चर, धर्मम चर। कार्यम कुरु, कार्य करो, कार्यम कुरु। तो ये म का अनुस्वार जहां होता है वो मौनुस्वार संधि होती है। आगे अपन देखते हैं, जब म का, जब वापस इस अनुस्वार का 5वां अक्षर होता है तो परसवर्ण कैसे होती है। ठीक है, देखिए ये अनुस्वार, सबसे प्लस के पहले अनुस्वार है, सब में नोट कर लीजिए। इसमें अनुस्वार है, इसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें। मैंने 5 वर्गों का एक एक उदाहरण यहां लिया है। अम धन कै है, आगे कै वर्ग आया, तो ये जो अनुस्वार है कै वर्ग के 5वें अक्षर में बदलेगा और वो क्या है, कै वर्ग का 5वां अक्षर होता है अंग, ये, और ये कै जुड़ेगा, अंक है। तो ये अनुस्वार इस कै वर्ग के सवर्ण में आ गया, यानी आगे कै वर्ग आने से इसी के 5वें में बदला, यानी इसको देख करके अनुस्वार ने अपना रूप बदला, इसलिए क्या हुआ, पर सवर्ण संधि हो गई। यहां चम धन चल है, चम में जो अनुस्वार है आगे च आने से वो च वर्ग के 5वें में बदलेगा और शब्द बनेगा चंचल है। अनुस्वार पहले यंग में बदला या ये में बदला, इसलिए इसको कहा पर सवर्ण। घम धन टा, ये घम के ऊपर जो अनुस्वार है ये आगे ट वर्ग के 5वें में बदलेगा और शब्द बनेगा घंटा। फिर शाम धन त है, ये जो शाम के ऊपर जो अनुस्वार है आगे त वर्ग आने की वजह से त वर्ग के 5वें में बदलेगा, शब्द बनेगा शांत है। पंपा, ये जो पै के ऊपर अनुस्वार है वो पै वर्ग के 5वें में बदलेगा, तो पै वर्ग का 5वां होता मकार, तो पंपा, पंपा सरोवर। इसलिए इसको कहा अनुस्वार जब 5वें में बदलता है तो वो पंचमाक्षर कहलाता है। कैसे पता पड़ेगा कि अनुनासिक संधि है या पर सवर्ण है। अनुनासिक संधि में पहचान करने के लिए, अनुनासिक संधि जो मैं पढ़ाऊंगा अभी, पर सवर्ण में केवल एक 5वां अक्षर होता है, एक भी नहीं, वैसे तो आधा होता, आधा पंचमाक्षर, आधा पंचमाक्षर होता है तो पर सवर्ण। देखो ये आधा पंचमाक्षर है। अनुनासिक में 1 से 1/2 पंचमाक्षर होगा, एक पूरा और एक आधा, ऐसे होने वाला है। ठीक है, दिक प्लस नाग है तो ये कै है, यानी 1 या 3 कोई भी होगा, 1 या 3 कोई भी होगा तो उसका 5वां करना है। 5वें को हम अनुनासिक कहते हैं, इसलिए संधि का नाम अनुनासिक संधि होगा। कै पहला है, इसका 5वां क्या होता है, दी, पहले कै का 5वां होता है अंग, ये आधा ही होगा। और आगे है नाग है, दिन नाग है, दिंग नाग है, दिंग नाग है। ठीक है, तत् धन न, और आगे इसमें होगा कैसे, देखो एक नियम में लिख देता हूं,
कि पहला और तीसरा के बाद में अगर पांचवा आ जाता है तो दोनों पांचवें हो जाते हैं, 5 + 5 ऐसा हो जाता है। आप ऐसा नियम इसमें चाहे तो लिख सकते हैं, यानी 1 3 का 5 कब होगा, जब आगे भी पांचवा होगा। तो ये बनेगा तन्न, ये बनेगा तैथ है दैथ है न बनेगा, तो क्या बनेगा पनंग है। टे का पांचवा न होता है तो ये बनेगा षण्मुख, षण्मुख है। ये आगे वाले को देख करके नहीं बदल रहे हैं, ये केवल पंचमाक्षर को देख करके खुद के अक्षर के ही खुद के वर्ग का ही पांचवा अक्षर हो रहा है, इसलिए अनुनासिक है। ये देखिए आप यहाँ ये ट वर्ग है या प वर्ग है, लेकिन ये ट वर्ग का ही पांचवा हो रहा है, आगे वाले का पांचवा नहीं हो रहा है। आगे वाले का पांचवा जब जहां होता है वो पर श्रवण होता है। वाक्मय तो कै का अंग हो जाएगा वांगमयम, वांगमयम। अब देखते हैं पूर्व सवर्ण, पूर्व सवर्ण। पूर्व सवर्ण की एक कंडीशन मैंने लिख दी है कि प्लस के पहले 1 2 3 4 कोई से भी वर्ग का अगर पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर होता है उसके बाद में है आता है तो क्या परिवर्तन होता है, 1 2 3 4 का तो तीसरा हो जाता है, जो मैंने कहा ना पद के मध्य या पदांत तो वो जसत्व वापस आ गई है, यानी 1 का 3 करना वो वापस आ गया। और है का चौथा अक्षर करना है इसी वर्ग का, यानी ये है क्या करेगा, ये है पहले वाले वर्ग को देख करके अपने आप को बदलेगा, और पहले वाले को हम कहते हैं पूर्व, और उसको देख करके उसी वर्ग का हो जाता है तो उसको कहते हैं सवर्ण। तो पूर्व सवर्ण नाम ऐसे पढ़ा। उदाहरण देखते हैं, ये वाक का जो क है वो पहला अक्षर है और उसके बाद में जो हरि का है वो है आ गया। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, अगर यहां प्लस के पहले 1 2 3 4 वर्ग का होता है अक्षर वर्गों का, तो उसका क्या करना, तीसरा करना है, और इसे है हलवाई का आगे वाले वर्ण का चौथा अक्षर करना 4। तो वाक कै, तो इसका अपन ने क्या करा, वा कै ख ग करा, ये आधा है तो ये आधा ही करा। फिर ये है को भी बदलना है को किस में बदलना है, चतुर्थाक्षर में। अब ये कौन सा चतुर्थाक्षर में बदलेगा, मैंने दिखाया था ना आपको, मैं वापस दिखाता हूं स्लाइड कि ये रही, ये देखिए मैंने ये है आपको बताया कि ये है इनमें चेंज होता है। अब ये इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा या इसमें होगा, जिस वर्ग का है, जैसे इधर कै वर्ग आया तो कै वर्ग का ही ये घ में बदल जाएगा। वापस अपनी बात पे अपन आ जाते हैं कि ये है जो है आगे कै वर्ग का चौथे में बदलेगा तो घ और री, वाघरी, ठीक है। तद हित तो तय, ये द पहले से ही है, इस है को ध धनुष में बदलेंगे क्योंकि तैवर कर तैवर का चौथा ध है, तो क्या करेंगे तद्धित। अपहरणम प है, इसको तीसरे में बदलेंगे ब, और है को बदलेंगे भ में क्योंकि पैवर का चौथा अक्षर भ होता है। तो अब ब कर दिया आधा है, और भ करेंगे तो करेंगे अपहरणम, अपहरणम, ठीक है। ये आपकी 8वीं संधि हो गई, ये पूर्व सवर्ण संधि। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लत्व की और छत्व की। तो लत्व में देखिए मैंने एक लिखा था तय या द, तय या द के बाद में अगर ल आता है तो इनका भी ल बन जाता है, लोचदार वर्ग है तो ये हो गया ल, तो लत्व। अगर म या न आता है पंचमाक्षर के साथ अगर ल आता है तो ये अनुनासिक चिन्ह भी यहां लग जाता है साथ में। देखें उदाहरण, तत् लय तो शब्द बनेगा तल लय, 2 लय हो गए। उद लेख है तो शब्द बनेगा उल्लेख। तत्लीन है तल्लीन है, तल्लीन है, तय का भी लय हो गया तो तल्लीन है। विद्वान लिखति या न आ रहा है, पंचमाक्षर आ रहा है और लय है तो ये अनुस्वार साथ में जुड़ेगा, शब्द क्या बनेगा विद्वान,
विद्वा लिखति, विद्वा लिखति, विद्वा लिखति। अब ये क्या होगा, विद्वान, विद्वान लिखति, ऐसा हम कर देंगे। ठीक है, विद्वान लिखति। जैसे पुमलिंग है, पुम पांचवा है और ल आ रहा है तो क्या बनेगा, जिसे अपन बोलते हैं पुरलिंग बोलते हैं। हमारी आदत है कई ये क्या है कि हमारे हैबिचुअल हो गए हम इसको पुरलिंग बोलने के लिए। कितने लिंग होते हैं, 3 लिंग होते हैं, पुरलिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो इनका शुद्ध उच्चारण क्या होता है, वैसे पुमलिंग होता है, क्योंकि ये म है, देखिए पुम यानी पुरुष, लिंग यानी पुरुष की जो पहचान कराने वाले शब्द है वो पुरुषत्व की, तो वो लिंग, पुमलिंग। इसलिए क्या करेंगे, पुम और ये ली डबल हो गया, पुमलिंग, पुमलिंगम, पुमलिंगम शब्द बन गया। तो ये लत्व संधि है। फिर छत्व की बात करते हैं। तय दय के बाद में, देखिए तय दय के बाद में, तय दय के बाद में अगर श आता है और बाद में श के बाद में अट होना जरूरी है। अट का मतलब हो गया सारे स्वर और है, य, व और र, यानी ह, य, व, र, ट। तो यण और है, अगर ये चीजें बाद में होती है तो कोई ना कोई स्वर जरूर होगा ही इसमें, स में यरलव होता तो भी चलेगा। ठीक है, तब ऐसी कंडीशन में क्या करना, तय दय का तो चय करना। ठीक है, तय दय का चय करेंगे और श को छ में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए संधि का नाम क्या होगा, छत्व। उदाहरण देखते हैं, तत् शिव है। देखिए तय आ रहा है प्लस के पहले, प्लस के बाद में श आ रहा है, ये श, और श के बाद में स्वर आना चाहिए तो शी, ई स्वर आ रहा है, अट आ रहा है। हमारा ये जो नियम है, ये जो परिभाषा है, इसके अनुसार ये सूत्र सही बैठ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, तय का चय करेंगे तो करेंगे तच्चय, और श का छ करेंगे तो छ, ई की मात्रा वापस जोड़ेंगे, तच्छिव है, यानी वह शिव है, तच्छिव है। तद, देखो द आ गया तो द का भी चय करना है, और शीला तो क्या करेंगे, तच्छीला, तच्छीला। और जहां छ आता है उसको वापस श में बदल करके संधि विच्छेद कर देना है, और छत्व संधि है। तत् श्लोक है तो तय, इस तय का अपन क्या करेंगे, तच्छलोक है, तच्छ, इस तय का चय करेंगे, श का छ करेंगे, तच्छलोक, तच्छलोक है। मत शर है, इस तय का चय करेंगे, म च, और श का छ करेंगे तो ये हो गया मच्छर है। ठीक है, ये व्यंजन संधि जो है हम कर चुके हैं दोस्तों। एक बार फिर से आप जो है इसको शांत मन से एक बार पूरे का आप रिवाइज कर लीजिए। वो सारा आप जो है व्यंजनों को लिख लीजिए, जैसे मैंने डायग्राम चार्ट बनाया था, और आप उसमें वैसे उसी हिसाब से कर लीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है विसर्ग संधि के साथ मिलेंगे। नमो नमः।